कबीले में। तो ईसा की पहली हुँ। दूसरी सदी में जब बाहर से आया, अब ये बताइए उससे पहले अगर ब्राह्मण भारत में था, तो क्या वो अपनी रोटी-बेटी संबंध पूरे भारतवासियों से बना के रखता था? बताइए आप हमें। नहीं। डीएनए तो यही कह रहा है ना, डीएनए तो कह रहा है कि पहली दूसरी सदी से ही लोग ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था आ गई थी, यानी कि लोग अपने कॉलोनी में शादी करने लगे थे। तो भैया एक बात बताइए कि उससे पहले अगर ब्राह्मण आ गया था, तो क्या यहाँ के सब लोगों से मिल-जुल के शादी करता था क्या? हुँ? उनका उन लोगों का थ्योरी ये है कि अ, हुँ। वो लोग केवल ऐसे ही आए थे और औरतें जो थी यहाँ पे आके वो शादी किए थे। कैसे? ऐसा भी कोई अपनी औरत जो है ब्राह्मण को क्यों दे देगा? सही कोई भी बात है सर, व्यक्ति जो क्यों है नहीं अपनी देगा? औरत जो है किसी को क्यों दे देगा? और शासक बन के कि अगर नहीं वो देगा आया कोई। है तब तो नहीं देगा। मुगल भी आए हाँ, थे तो वो अपने बीवी-बच्चे लेके तो आए थे, चाहे जहाँ थे वहाँ से बाद में लेके आते थे। कुछ-कुछ यहाँ से भी शादियाँ कर ली हाँ, हैं। मुगलों को हाँ, देख लीजिए, मुगल ने अगर यहाँ के जातियों में कुछ-कुछ से शादी की, तो सारी की सारी बीवियाँ उनकी यहीं के लोगों की जाति की थोड़े थी। अरे 10-20 हाँ। उनकी जाति की रहती थी, 1-2 इधर की लड़की से भी शादी कर लेते थे। तो कोई ये कॉन्सेप्ट कैसे ला सकता है कि जबकि वो ताकतवर थे, शासक थे, तब? तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का लेकिन तो कभी सबूत ही नहीं मिलता स्त्रियों कि को वो तो ताकतवर बन के आया यहाँ पे। हुँ, सर, हुँ। इन लोगों हाँ, ने बोलिए तो ना। स्त्रियों को शूद्र लिखा है। मतलब हम ओबीसी, एससी, एसटी और स्त्रियों को भी शूद्र लिखा है। एक बात बताइए मतलब स्त्री को चूँकि उसका पूरा खेल ही आज का जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसने गद्दारी किससे किया है? पहले ही तो देखिए ना। तो जब गद्दारी जहाँ से हाँ, करेगा, जैसे मान लीजिए कि पहली बार उसकी गद्दारी की यहाँ सबूत मिलता है। अधिकार और हुँ, सम्मान। ये लिखता है सिंध सिंध के जीत जाने चचनामा कहता है, सिंध के जीत जाने के बाद कुछ ब्राह्मण मिलकर मुहम्मद बिन कासिम के पास गए थे। क्या लिखा है? कुछ ब्राह्मण मिलकर। यानी कि कुछ गद्दारी कर रहे थे उसी समय। तो हुँ, कुछ हुँ, ब्राह्मण मिलकर हुँ, मुहम्मद बिन कासिम के पास गए थे। मुहम्मद कासिम ने उन लोगों को अच्छा आदर किया। ब्राह्मणों ने उससे यह कहा कि हिंदुओं में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान और सब जातियों से ऊँचा रखा जाए। तो वो जीत गया है और डील कर रहा है। तो इस डीलिंग कोई राजा जो जीता हुआ है, वो फ्री में ऐसा क्यों करेगा किसी को? हारे हुए के साथ कोई अच्छे से क्यों ट्रीट करेगा? इसका मतलब कि उसको फ़ायदा हो रहा होगा, सावरकर वाला फ़ायदा कि आप जेल में भी थे, बाहर निकले तो आपको पेंशन भी दिया जा रहा है। कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तभी तो इसको रखा होगा ना फिर। जी सर। ये बात समझिए, कोई भी मान लीजिए कि जब जीत क लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम जीत जाता था तो बहू-बेटियों को बलात्कार कर देता था, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता था, गुलाम बना देता था, मार देता था, काट देता था, इतना गेहूँ काट देता था। यही ना कहते हैं, प्रचार किए हैं। लेकिन चचनामा तो कुछ और हाँ, लिख रहा है, वो तो कह रहा है कि ब्राह्मणों ने उससे कहा कि हिंदुओं में जैसा दस्तूर है, हमारी जाति का स्थान मतलब इसको सिर्फ़ अपनी जाति की चिंता है और सब जातियों में ऊँचा रखा जाए। जाँच करने के बाद मोहम्मद कासिम ने इन लोगों की यह बात मान ली और इनको राज्य में सब पदों पर स्थान दिया। अब एक बात बताइए, राज्य के सारे पदों पर स्थान दे रहा है। हारने के बावजूद भी ब्राह्मणों को सारे पदों पर अच्छा स्थान दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कौन-सा ऐसा इन्होंने घुट्टी पिलाया, कौन-सी ऐसी डील की? ये तो गद्दारी की बात आ रही है ना यहाँ पे। ब्राह्मणों ने इसके लिए बहुत धन्यवाद दिया और गाँव-गाँव घूमकर अपने हाकिमों के गुण गाए। अब इनके हाकिम कौन बन गया? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था अरबी, ये बन गया हाकिम और उन्हें जो अधिकार मिले थे उसके लिए सब जगह उनकी बहुत प्रशंसा की और उनके गुण भी गा रहा था। तो ये भारत में ये जो अल्लाह उपनिषद आप देखते हो, अकबर के समय देखते हो कि उसको अपना मुगल भाई मुकुंद ब्राह्मण बना लिया, तो ये घूम-घूम के उनके चीज़ें गा रहा है। ये बात हम लोग अपने तरफ से तो कह रहे हैं। मतलब सुनिए सर, सर हुँ, जैसे ये हुँ। जो विदेश से भी लोग आए, सैयद ये जो सुलेमान अपना नदवी कह रहे हैं ये बात। ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण शब्द को इन्होंने मतलब लिया, अपना जाति बना लिया, जो हुँ। विदेशी आए। लिखा तो और है ना यहाँ पे, इन्होंने फिर यहाँ खेल पे रचा। सुनिए ना यहाँ पे, लिख दिया ना कुछ ब्राह्मण मिलकर, सारे ब्राह्मण नहीं। हाँ, यानी कि जो हाँ। बमन-शमन का कांसेप्ट था उस समय, उसमें कुछ ब्राह्मण जो है वो गद्दारी कर रहा था। अच्छा सर, एक चीज़ सर मेरा एक हुँ, पॉइंट ये है कि मेरे हुँ, कई हुँ, मित्र हैं जो गिरी समाज से आते हैं मतलब गोसाई। अब हुँ, उनका मैंने जो देखा जो शादी-विवाह है वो केवल गोसाई में होता है। जैसे हम लोग का कोई कुर्मी है तो कुर्मियों में होता है, यादव है तो यादव में होता है। ऐसे जो गोसाई हैं या गिरी हैं, उनका केवल गोसाई में होता है, ब्राह्मणों में नहीं होता। मतलब जैसे दूबे, चौबे या मिश्रा इसमें नहीं होता है। तो उनका मतलब और वो ओबीसी में भी आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सर। इनका कुछ
हमसे मतलब वो है कि ये मतलब हमको ये लगता है कि ये पुराने समय के हमारे पक्ष वाले ही थे। मतलब हमारे तरफ मतलब हमारे सभ्यता से ही बिलॉन्ग करते थे। देखें, सारी जातियाँ जो हैं कहीं न कहीं किसी न किसी राजवंश में, कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे चीज़ों में बँट जाती है। जैसे आप देख लीजिए, कोई कह देगा कि हम इस राजा के इस संतान के वंशज हैं, कोई कहेगा हम उस राजा के उस बेटे के उस सं वंशज हैं, वहीं से बँट गए। पहले इसका मतलब कि उस राजा से पहले सब एक ही थे, समझ रहे हैं ना? उस राजा से पहले राजा हुँ, के 2 बेटा हुए। दोनों बेटा को एक बेटा को कहे ये हमारे पूर्वज हैं, दूसरे बेटा को कहे ये हमारे पूर्वज, यानी कि उस राजा के समय तक वो एक ही थे। बँटवारा बाद में इन्होंने कर लिया। तो जाति व्यवस्था ऐसे हुँ, ही बनी है। भारत की जितनी पिछड़ जातियाँ हैं, एससी-एसटी जातियाँ हैं, ये पिछले 1000 डेढ़ हज़ार साल के अंदर बटी-बाँटी गई हैं। समझ रहे हैं ना? उससे हुँ, पहले सब की सब एक ही थीं, धीरे-धीरे बटी हैं। और जातिगत ढाँचा जो है, उतना वो भी नहीं था ना। लोग बँटे हुए थे, इसको मानते थे, उसको मानते थे, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब विदेशी आता है, तो यहाँ के कुछ गद्दार जो हैं जाके उनसे मिल जाते हैं। अपनी जात को ऊँचा बनाने लगते हैं। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ सामने मैंने दिखा दिया आपको चचनामा का। जी सर। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से अब हाँ जब सर। ये बन जाएँगे, जब यही लिखेंगे, पढ़ेंगे तो अब ये यहाँ से अपना दिखाने लगे हैं कि अब हम ऊँची जाति हो गए, बाकी नीची जाति हो गए। उसमें भी जो इनसे आके मिलेगा-जुलेगा, इनको खबर देगा, इनको टैक्स देगा, इनको पैसा-भत्ता देगा, उसकी जाति थोड़े ऊँचे कर देंगे। अब जो नहीं देगा उसको नीचे कर देंगे, उसको बेदखल कर देंगे। अब सवाल एक तो और भी उठता है ना कि मंदिरों पर इन्होंने कब्ज़ा क्यों किया? अगर ये वैदिक थे, यज्ञ हवन करने वाले थे, तो भैया ये मंदिरों पर फिर कब्ज़ा क्यों किए? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनती थी, वो सोने की बनती थी, चाँदी की बनती थी। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो सारे पौधों के मरने के बाद से या मरवाने के बाद से उस जगह को कब्ज़ा करने का इनका मेन मकसद यही था कि जो लोग भी वहाँ पे आएँगे, जो चढ़ावा चढ़ाएँगे, वो चढ़ावा का टैक्स ये लेते थे। चढ़ावे का हुँ, टैक्स लेने के लिए ये इन्होंने डील की होगी। आप अनुमान लगाइए ना, जैसे इसमें एक बात इसने कहा कि मुल्तान का जो मंदिर था अगले 300 सालों तक भी सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ जाता था, 2-2 सौ असरफिया चढ़ाता था, तो वो पैसा वहाँ का पुजारी लेकर व्यापारियों को बेच देता था। तो इससे तो ये पता चलता है कि ये लोगों ने बौद्धों के जितने बुद्ध के बोधिसत्वों की मूर्तियाँ थी, उस पर इसीलिए कब्ज़ा किया होगा कि जितना चढ़ावा का माल आएगा, उससे हमारा रोज़ी-रोटी चलेगा, उससे हमारा धंधा चलेगा। तो कब्ज़ा करने का मूल मकसद ये था। मुस्लिम भी जो हैं, वो कभी भी उन्हीं मंदिरों को नष्ट किए हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। अन्यथा जहाँ पे फ़ायदा था, जहाँ देखते थे कि दूसरे धर्म वाले आ रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हमको बेनिफिट हो रहा है, उसको वो रहने देते थे वैसे ही। ये बात भी तो लिखा है इसी किताब में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है भारत जी।